करके गए, जिससे मेरी माताजी और मेरा दोनों का जीवन बचा। जब मैं बड़ा हुआ, रक्तदान करने जाता था तो वो दरवाज़ा बंद कर लेती थी, तो मैं कई बार दादी को डरा देता था कि अगर मैंने जिसको रक्तदान करने जाना वो आदमी की मौत होगी तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपके ऊपर केस मरने के बाद जो मेरे शरीर के अंग हैं वो भारतीय सेना को दान कर दिए जाए। डेली रूटीन है, उठ के मैं एक्सरसाइज करता हूँ 1.5 से 2 घंटा में, कि जो अंगों को हम आग में जला देते हैं अगर वो किसी के काम आ जाते हैं तो इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। सुनीता दुग्गल जी ने मुझे भेजा था, ये हमारे MLA अमित सिहाग जी द्वारा प्रशंसा पत्र मुझे दिया। Are you all my personal dreams? समाज में माँ बाप के बाद अगर दूसरा स्थान किसी को दिया गया है वो दिया गया है अध्यापक को, जो हमारे जीवन को सुमार्ग प्रदान करते हैं। लेकिन जीवन को सुमार्ग पर चलते हुए जीवन को मानवता के प्रति किस तरह से समर्पित करना है, उसका दिशा निर्देश हमें एक ऐसी शख्सियत देंगे जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नवीन नागपाल, जिन्होंने 92 बार रक्तदान किया है। और मैं आपको बता दूं कि अपने शरीर के अंगों का दान भी उन्होंने किया है। इस तरह की इंस्पिरेशन उन्हें कहां से मिली और आगे उनका क्या टारगेट रहेगा, इसके विषय में उन्हीं से बातचीत करेंगे, ज़्यादा समय ना ज़ाहिर करते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ टीम 7 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप न्यूज़ टीम जो चैनल आपका सभी पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरा इंटरव्यू किया है। इस चीज़ को देखकर कि आपने जो मानवता की भलाई का जो ये कार्य है इसे अपने जीवन में किस तरह से जो समाहित किया। ये बात है जी, जब मैं थोड़ा जवान हुआ, 15-16 साल की मेरी उम्र हुई, तो माताजी मेरी ज़िंदा थे तब। तो मेरा जो जन्म था वो फिरोजपुर में हुआ था और उस टाइम सजेरियन हुआ था मेरी माताजी का, 1973 की बात है। तो उन्हें उन समय खून की ज़रूरत पड़ी, तो वो मैं शख्स को तो जानता नहीं, कोई अनजान शख्स उस वक्त मेरी माताजी को खून दान करके गए, जिससे मेरी माताजी और मेरा दोनों का जीवन बचा। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे माताजी ने इसके बारे में बताया, फिर मेरे मन में आई कि अगर मेरा जीवन एक खून की बोतल से बच सकता है तो क्यों ना मैं भी ये काम शुरू करूं। और जैसे ही मान लो मैं 18 साल का हुआ तो मेरे को लगन थी, आज से करीब तो 25 साल पहले मैंने ये जो काम करना शुरू किया। उस समय ये कैंप वगैरह नहीं होते थे, तो हमारे शहर में 2 ही हॉस्पिटल थे मेन, डॉक्टर अग्निहोत्री और डॉक्टर गुलाटी। और तकरीबन जब भी किसी औरत का सजेरियन होता था तो इन्हीं 2 हॉस्पिटल्स में होता था। तो तब ये रक्त सीधा ही ले लिया जाता था, साथ वाले बेड पे लिटा के मरीज के, और सीधा रक्त एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया जाता था। और जैसे जैसे साइंस की तरक्की हुई, क्रांति आई साइंस की, तो शुद्ध रक्त हमें मिलने लगा, इसकी टेस्टिंग होने लगी और इसमें जो वाइट सेल हैं, रेड सेल हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, ये अलग अलग करके 4 आदमियों के अब काम आने लग गया, जो एक यूनिट है जिसको हम एक बोतल खून बोलते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि 92 बार आप रक्तदान कर चुके हैं, क्या कोई टारगेट सेट है कि मुझे इतने टाइम तक करना है? पहले तो कोई टारगेट सेट नहीं था। जैसे जैसे मैं मोटिवेशन कैंपों में जाता रहा, मुझे पता लगता रहा कि 18 साल से लेके 65 साल तक का जो व्यक्ति है जिसको कोई गंभीर बीमारी नहीं है वो रक्तदान कर सकता है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं मैक्सिमम कितने बार कर सकता हूँ। फिर मैंने वो अपने जीवन का लक्ष्य है जो 151 बार रक्तदान का किया, तो वो अब तक जारी है। और परमात्मा से मैं दुआ करता हूँ कि मुझे तब तक ज़िंदा रखे जब तक मेरा ये 191 बार का जो है टारगेट पूरा नहीं हो जाता। सर, कहीं ना कहीं लोगों में ये विडंबना रहती है कि रक्तदान करने से कहीं हमारे स्वास्थ्य है उस पर किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, तो आप क्या बता सकते हैं कि असल में ऐसा होता है या नहीं? असल में ये सारा जो बात है ये सारी लेस नॉलेज वाली बात है, क्योंकि पहले आज से अगर हम 25 साल पीछे चलें तो जो हमारी एजुकेशन थी और आज की एजुकेशन में बड़ा फ़र्क है। अब आप किसी भी कैंप में चले जाओ, लोग रक्तदान करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और रक्त आपका इंतज़ार करता है। पहले लोग रक्त का इंतज़ार करते थे,
अब रक्त आपका इंतज़ार करता है कि कब हमारा नंबर आएगा। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों में ये भ्रांतियाँ कम होती गई, और रूढ़िवादी जो सोच थी कि रक्तदान करने से कोई हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी आ जाती है या बीमारी आ जाती है, उल्टा मेरा तो ये मानना है कि रक्त जिसको मिलता है उसका तो बेचारे का जीवन बचता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा देने वाले को होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो तकरीबन डेड सेल बनते रहते हैं, और जब हम रक्त देते हैं तो वो डेड सेल उस बोतल में निकल जाते हैं उस ड्रिप के थ्रू। तो उसके बाद हमारा जो खून है वो नया रिफ़्रेश होता रहता है, और सबसे ज़्यादा जो मैच्योरिटी है वो रेड सेल्स टाइम लेते हैं, 82 से 83 दिन ले लेते हैं दोबारा, इसीलिए हमने 90 दिन बाद रक्तदान कर सकते हैं। तो सर, आपने जिस तरह से बताया है कि आपने शरीर के अंगों के लिए भी, तो आपके परिवार ने इसके लिए साथ दिया आपका? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, परिवार सबसे पहले इस चीज़ के लिए नहीं मानता। परिवार मेरा बड़ा मोटिवेशन करता है मुझे। पहले जो मेरी माता जी बड़ी मोटिवेशन करती थी, हालांकि मेरी दादी जी थोड़ा इस चीज़ में पीछे रहती थी, वो मेरे साथ कई बार उनकी बहस भी हो जाती थी इस मामले में। कई बार ऐसा होता था मैं रक्तदान करने जाता था तो वो दरवाज़ा बंद कर लेती थी, तो मैं कई बार दादी को डरा देता था कि अगर मैंने जिसको रक्तदान करने जाना है वो आदमी की मौत होगी तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपके ऊपर केस हो जाएगा। सन 2011 की एक मैं बात बताता हूँ। हमें ट्रांसकॉन 2011 में पंचकुला में बुलाया गया था। माननीय हुड्डा जी तब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो वो भी वहाँ आए हुए थे, मुझे वहाँ सम्मानित भी किया गया। मैंने वहाँ लेक्चर भी दिया, और मैंने हुड्डा साहब से भी यही बात पूछी थी कि भारतीय संविधान की एक धारा है 302 जिसमें कत्ल हो जाता है और आदमी की सज़ा हो जाती है, एक धारा है 307 जिसमें इरादा कत्ल होता है। अगर हम किसी का रक्तदान करने जा रहे हैं और रास्ते में हमें कोई उसको दान करने से रोकता है और इन बिटवीन उस पेशेंट की मौत हो जाती है, तो क्या उस पर इन दोनों धाराओं में से कोई धारा लग सकती है? तो वो बात हंसी में टाल गए, लेकिन मुझे अब तक उसका जवाब नहीं मिला आज तक। तो सर, बॉबी से डॉक्टर नागपाल तक का जो सफ़र आपका रहा है, कैसा रहा है वो बताएं। जी, बॉबी से जब शादी हुई तो नवीन कुमार कहने लगे लोग, और जब शादी हुई मोनिका से तो उसके बाद जीवन था जो वो और बदल गया, क्योंकि पहले जो मोटिवेशन थी घर में वो माँ थी, और उसके बाद जो मोटिवेशन मिलने लगी वो पत्नी से मिलने लगी। तो हमारी शादी को 24 साल हो चुके हैं, और ऐसा एक भी दिन नहीं आया कि कभी भी मैं रक्तदान करने गया हूँ या कैंप में गया हूँ तो इन्होंने कभी मुझे कोई डिसमोटिवेट किया हो। तो इनका जो साथ था वो बड़ा बढ़िया लगा, और परमपिता परमात्मा से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ही साथ चलता रहे। तो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसी मान्यता है, क्योंकि जो औरत है वो शक्ति का प्रतीक है और अलग अलग उसके रूप भी हैं। तो जब आपके पति इस तरह से सम्मान लेकर अपने घर में आते हैं, पूरे समाज में सम्मान उन्होंने अपना बनाया, तो आप किस तरह देखती हैं, कैसा लगता है आपको? प्राउड फील होता है कि जब ये ऐसा काम करते हैं और इनको जब सम्मान मिलता है। तो इनका शादी से पहले ये ब्लड डोनेट करते थे, तो डिसीज़न इनका खुद का था ब्लड डोनेट करने का, लेकिन मैंने कभी इनको पीछे नहीं खींचा कि आप मत कीजिए या ऐसे वीकनेस आ जाएगी या हमें बहुत कर लिया। तो अगर इनको खुशी मिलती है तो मेरी खुशी इनकी खुशी में ही है कि अगर ये खुश है तो इट्स ओके। तो अच्छा ही लगता है कि ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मतलब आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर आदमी के लिए खुद के पास भी समय नहीं है खुद के लिए, और ऐसे में बंदा अगर कोई किसी दूसरे के लिए सोच रहा है और किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहा है, तो ये ऑब्वियस ही है कि प्राउड की बात है कि ये समाज के लिए, लोगों के लिए सोच रहे हैं और खूनदान कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैम, जब ये रक्तदान करके आते हैं तो मेंटेनेंस कैसी रहती है खान पान को लेकर, इनके ध्यान को लेकर? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर परिवार में फ़िक्र होती है तो जो घर की गृहिणी है उसे ही रहती है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो घर का कोई भी सदस्य है।
जब ये ब्लड डोनेट करके आते हैं तो ऐसा कोई ख़ास स्पेशल रूटीन नहीं होता उस दिन का कि आज इन्होंने ब्लड डोनेट किया तो आज एक स्पेशल कुछ खाने का रूटीन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल इनका खाने का रूटीन होता है वही रूटीन चलता है कि ये सादा खाना खाते हैं घर में बना हुआ, तो उस दिन भी वही खाते हैं कि सेम ही डाइट रहती है दूसरे दिन की और उस दिन ब्लड डोनेट वाले दिन की। मैम अपने बच्चों को, क्योंकि आप दोनों को देखकर नहीं लगता कि आपकी एज जितनी आपने बताई उतनी होगी, काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा है, तो आप अपने बच्चों को किस तरह से इस चीज़ के लिए इंस्पायर करते हैं? नहीं, बच्चों को इंस्पायर हमने कभी नहीं किया। अगर मैं कहूँ कि अगर तेरे पापा ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो तुम लोगों को भी करना चाहिए, तो बच्चों का खुद का डिसीज़न है। इनका भी खुद का डिसीज़न था, तो बच्चों का भी खुद का डिसीज़न है कि वो उनका जो मन करे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो कर लेंगे, अगर उनको नहीं तो वो बच्चे खुद मोटिवेट हो रहे हैं पापा से, तो ये अलग बात है। लेकिन हमने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि अगर किसी को प्रेशर करके कोई काम करवाया जाए तो बंदा एक बार करता है, 2 बार करता है, लेकिन जो मोटिवेशन अंदर से अगर वो मिलती है तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है मोटिवेशन। तो मैंने जब ये अंगदान का फार्म भरा तब तो ये मैनुअली भरा जाता था, अब तो ऑनलाइन भर सकते हैं। चंडीगढ़ में पीजीआई में इसकी शाखा है, कोई भी आदमी, स्वस्थ आदमी 18 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है वो भर सकता है इसमें। और इसमें 12 से 13 अंग हैं जिसको आम आदमी को पता नहीं कि मरने के बाद जो हमारे अंग हैं, हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो हिंदू संस्कृति में तो हम शरीर का दुनिया के दहन कर देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आज शिक्षा की क्रांति है। और जो आदमी शिक्षित है उसको थोड़ा ये विचार करना चाहिए कि जो अंगों को हम आग में जला देते हैं, अगर वो किसी के काम आ जाते हैं तो इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। कि हमारा तो ये टारगेट है कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान। सर आपको देखते हुए, जैसे आपने अपने आप को मेंटेन रखा है, तो बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड भी हुए होंगे, तो उनके विषय में बताएं कि अब तक कितने लोग जो रक्तदान कर चुके हैं, या फिर जो आपने अंगदान का जो ये इतना बड़ा जो इंस्पिरेशन सबके सामने रखी है, तो कितने लोग उससे भी जुड़े हैं? तो जैसे मैं गिनती इस प्रकार करता हूँ, जब भी मुझे कोई कैंप में मिल जाता है आदमी या कोई युवा मिल जाता है, तो अब मैं मेरी एज के हिसाब से वो कई बार मेरे पैरी हाथ लगाते हैं, तो मुझे फ़क्र भी महसूस होता है, मान भी महसूस होता है कि अगर मैं ये पुण्य काम करता हूँ तो इसलिए लोग मेरी इज्जत करते हैं। तो वो आगे बताते हैं कि सर हम आपको देख के हमें मोटिवेशन मिली है। और सबसे ज़्यादा मुझे उस समय खुशी होती है जब कोई पहली बार रक्तदान करने आता है। तो मैं तकरीबन, अगर मेरे को कोई कह दे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आया हूँ रक्तदान करने के लिए, जब तक उसका रक्तदान पूरा नहीं होता मैं उसके पास खड़ा रहता हूँ, ताकि उसके मन में कोई ऐसा विचार ही ना आए। सर हेल्थ टिप्स के बारे में बताएं, क्योंकि इतनी बार रक्तदान करने के बाद भी आपने जो आपकी उम्र बताई है उससे मुझे कम ही लग रही थी जब मैं आपसे पहली बार मिली थी। तो आप बताइए कि हेल्थ टिप्स, रक्तदान करने के बाद क्या करना चाहिए इंसान को, क्योंकि रक्त दोबारा बनने में थोड़ा समय लगता है। देखो, रक्त जो हम देते हैं वो वैसे तो 24 घंटे में पूरा हो जाता है, और एक्चुअल में क्या है उसमें जो रेड सेल्स हैं वो मैच्योर नहीं होते, उनको मैच्योर होने से 80 से 83 दिन का समय लग जाता है। इसीलिए जो हमारा जो भारत में दोबारा रक्तदान करने की जो वो 3 महीने की तारीख रखी गई है या 90 दिन का समय रखा गया है, इसीलिए रखा गया है क्योंकि 90 दिन से पहले अगर हम रक्तदान तो जब मर्जी कर दो, लेकिन जिसको रक्त चढ़ाएंगे उसके रक्त काम ही नहीं आएगा कभी। तो हेल्थ टिप्स में क्या आप बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या, उन्हें फूड आइटम्स लेनी चाहिए, साथ में क्या दिनचर्या रहनी चाहिए उनकी, क्योंकि अब अगर अपने जीवन को समर्पित किया है तो उस जीवन को उस तरह से ढालना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो जाता है। देखो, मैं तो आजकल के युवाओं को निवेदन करूंगा कि वो जो फिज़िकली वर्क ज़्यादा करें, क्योंकि आप देखते हो कि आज युवा है जो मोबाइलों पे गेम खेलता है, शरीर के पास किसी के लिए समय नहीं है, जबकि शरीर परमात्मा की सबसे जो अनमोल दात है, ये दोबारा नहीं मिलनी है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाओ कि हमारे आने वाली पीढ़ियां या समाज हमें याद रखे। और दिनचर्या की जैसे बात करी है,
तो मैंने अपनी दिनचर्या में ना तो मैं ये कोई बाज़ार की आइटम खाता हूँ या तली हुई या कोई रेडी की। अगर मुझे किसी चीज़ के मन करता भी है कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, तो मैं घर में बना के खा लेता हूँ। ना ही मैं कहने का मतलब ज़्यादा मीठा खाता हूँ। और ये कोल्ड ड्रिंक हो गए या सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी हो गए मैं नहीं पीता। नींबू पानी मैं ज़रूर पीता हूँ। तो सर इतने सारे जो प्राइजेस हैं आप किस तरह संभाल के रखते हैं? मेरे घर में रखने की जगह नहीं है। अगर आप देखो, इस तरफ देखो, ये हमारा डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल पे लोग खाने का सामान रखते हैं, लेकिन मैंने जो ये अवार्ड रख रखे हैं सर और आप जहाँ भी देखोगे। ये मेरी बेटी का कमरा है, लेकिन इसमें भी मैंने अवार्ड रखे हुए हैं क्योंकि जगह नहीं है घर में रखने की। गुल जी ने मुझे भेजा था। ये हमारे एमएलए अमित सिहाग जी द्वारा प्रशंसा पत्र मुझे दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि सम्मान बहुत मिला है इस चीज़ में, एक तो दान और ऊपर से सम्मान। और आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स कितने साल के करीब तो ये तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इतने सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके पास, तो इतना जो प्यार सबसे मिला है, दान भी किया है, साथ साथ जो सम्मान भी पाया है और प्यार भी मिला है। तो एक जो ये आप शायद जानते होंगे फिल्मी एक्ट्रेस हैं, तो सर इनके विषय में ज़रूर बता दीजिए हमें। ये करनाल में मुझे इंटरनेशनल ग्रेट आइकॉन अवार्ड मिला था। राजा मुराद जी हैं, ये मंगल ढिल्लों जी हैं, इनके हाथों से मिला। ये जो प्रोफेसर गणेशी लाल जी उड़ीसा के राज्यपाल हैं, और सुनीता दुग्गल जी जो हमारे एमपी हैं। अगर हमारी भारतीय सेना ही ना हो तो शायद पड़ोसी देश हमें कब के गुलाम बना चुके होते। तो ये मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कार्ड है आपका, ये आपके परिवार की इसमें सहमति होती है, और ये इससे पुण्य का काम और कोई नहीं है। तो हमारा जो एक लक्ष्य है कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान, तो कृपया सभी इसको जीवन में अपनाएं अगर हो सके तो ये बातचीत थी हमारी डॉक्टर नवीन नागपाल से। आप देख सकते हैं कि जर्नी बहुत ही इनकी खूबसूरत रही है। इतने सारे अवार्ड्स, इतना सम्मान मिला है सभी से, और आप देख सकते हैं कि जगह नहीं है रखने के लिए। जहाँ भी आप नज़र घुमाकर देखेंगे तो वहीं आपको अवार्ड्स जो है मिलेंगे, और प्रशंसा पत्र मिलने के बाद इंसान को और थोड़ा हौसला मिलता है कि इसी मार्ग पर हमें अग्रसर होना चाहिए। तो अपना सदुपयोग, जीवन का सदुपयोग व शरीर का जो सदुपयोग है, उसकी इंस्पिरेशन के लिए आज हम आपको डॉक्टर नवीन नागपाल के यहाँ ले आए थे। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप इनके इंटरव्यू को लास्ट तक ज़रूर सुने। हो सकता है कि इनके इंटरव्यू से कोई भी एक बंदा अगर इंस्पायर होकर रक्तदान करने के लिए जाता है तो हमारी जो ये वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सिद्ध हो जाएगा। तो इसी तरह की लाइव फुटेज व कवरेज को जानने के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम 7 से इसी तरह जुड़े रहें। मैं उर्वशी, कैमरामैन जगमोहन के साथ।